राजेश बादल जी, चुनाव आयोग की शुचिता को आखिर कौन सुनिश्चित करेगा? क्या इस देश में चुनाव आयोग, जब माना जाए इस प्रकार की घटनाओं को देख करके कि चुनाव आयोग बेगैरत हो गया है, तो आखिर ये सुनिश्चित करने का काम किसका है? क्या आप चुनाव आयोग को केजे राव जैसे अधिकारी नहीं मिलते हैं जो पूरे स्टेट की मशीनरी को चुनाव के समय अकेले दम चला सके? देखिए अभिषेक जी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने वाली तो एक ही एजेंसी है और वो है संसद। लेकिन उस निष्पक्षता के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो संसद के बिहाफ पे, संविधान के बिहाफ पे निर्वाचित केंद्रीय सरकार की है। और इस नाते मैं ये मानता हूं कि अगर कोई आयोग इस तरह के निर्णय ले रहा है जो जिसके बारे में उसकी वैधता ही अभी संदेह के घेरे में है, तो मुझे लगता है कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर भी सवाल उठते हैं। आप कहेंगे कि ये वैधता का जो प्रश्न है वो कैसे आया? वैधता का प्रश्न ये आया कि जो भारतीय निर्वाचन अधिनियम है, उस अधिनियम में अभी तक पोस्टल बैलेट के मामले में तो उस प्रावधान है, लेकिन घर घर जाकर विकलांगों, दिव्यांगों या अन्य श्रेणी के लोगों के मत एकत्रित करने का कोई प्रावधान भारत की संसद में, भारतीय निर्वाचन अधिनियम के तहत उसमें किसी प्रावधान में कोई संशोधन अभी संसद ने नहीं किया है। अब आप ये कहेंगे कि अगर संसद ने नहीं किया है तो क्या चुनाव आयोग अपने दम पे ऐसा कर सकता है? मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग को जो संविधान ने, हमारे निर्वाचन अधिनियम ने कुछ छूट दी है। कतिपय स्थितियों में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र फैसला लेने का अधिकारी है, लेकिन उस स्वतंत्र फैसले को लेने के लिए भी उसमें कुछ सीमाएं हैं। एक मत का अधिकार एक एजेंसी या बिना संसद से उस अधिनियम में संशोधन के, मेरी जानकारी में, जितना मैंने कानून पढ़ा है, मैंने लॉ किया है, उसमें मैं तो नहीं समझ पाता हूं कि बिना संशोधन के कोई इस तरह से मतों को घर घर जाकर एकत्रित करने का कोई प्रावधान अभी तक है। तीसरी चीज कि अब मान लीजिए, जैसे हमने तो वीडियो नहीं देखा, आपने बताया कि वीडियो आज एक जारी हुआ है या वायरल हुआ है, जिसमें कोई दिव्यांग ऐसा कह रहे हैं कि वो, उनसे कहा गया कि एक मत से क्या फर्क पड़ता है। जिसने ये किया है अभी तक सरकार की तरफ से, और सरकार की, चूंकि जैसे उमा जी ने अभी कहा कि चुनाव के दिनों में आचार संहिता लगने के साथ ही, तारीखों का ऐलान होने के साथ ही, जो सारे कर्मचारी हैं जो चुनाव में संलग्न होते हैं वो चुनाव आयोग के प्रतिनियुक्ति पे चले जाते हैं। तो हमें नहीं जानकारी है, मैं अभी कल ही उत्तर प्रदेश से लौटा हूं, उसके पास से, आसपास के इलाकों से लौटा हूं, और बीच में खबरों के संपर्क में भी रहा हूं कि वे कर्मचारी जो घर घर जाकर मतपत्र एकत्रित करेंगे वे कौन हैं? वे क्या वो क्योंकि वो पोलिंग ऑफिसर नहीं है, वो प्रोसाइडिंग ऑफिसर नहीं है, वो पोलिंग टीम के सदस्य भी नहीं माने जाएंगे। टेक्निकली पोलिंग टीम के अगर वो सदस्य नहीं है तो उनको, हर अधिकारी को हर चुनाव के पहले कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण पर कहाँ हुआ ये प्रशिक्षण? उत्तर प्रदेश में किस जगह प्रशिक्षण हुआ? इस प्रशिक्षण में कौन कौन शामिल हुए और उस प्रशिक्षण की व्यवस्था क्या है? उसमें किस श्रेणी के कर्मचारी शामिल हुए जो उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकें? और एक बात मैं और बता दूं, जब ईवीएम आई थी, जैसे उमा जी ने अभी याद किया, चुनाव आयोग जब भी कोई ऐसा निर्णय लेता है तो उसके पहले सभी दलों की एक बैठक बुलाता है और उस बैठक में सभी दलों के सामने वो प्रदर्शन करता है कि देखिए, हमारा इस श्रेणी का कर्मचारी जाएगा, दरवाजे पर जाएगा, एक प्रपत्र भरवाएगा। ये मैं एक काल्पनिक आधार पे कह रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं है। एक प्रपत्र भरवाएगा, अपना आई कार्ड दिखाएगा, मतदाता का आई कार्ड दिखेगा, और उसको कोई मजिस्ट्रेट स्तर का आदमी या कार्यपालक स्तर का, जो एग्जीक्यूटिव प्रथम श्रेणी का जो गजेटेड नोटिफिकेशन जो अधिकारी है, वो उसको प्रमाणित करेगा, तब जाकर के उसका मत लिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, क्या ये हुई है? क्या वे चुनाव आयोग की प्रतिनियुक्ति पर हैं? क्या वे सरकारी कर्मचारी हैं? क्या वे किसी राजनीतिक पार्टी के कर्मचारी हैं? इस बारे में अभी तक सरकार की कोई सूचना नहीं आई है।
तो ये जो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग ने अगर ऐसा किया है बिना राजनीतिक दलों की सहमति के, बिना राजनीतिक दलों की बैठक बुलाए, एक बहुत बड़ा फैसला है। भारतीय निर्वाचन अधिनियम पारित होने के बाद इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला हुआ है। मैं इस फैसले का स्वागत करना चाहूंगा कि दिव्यांगों को सुविधा मिलनी चाहिए, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते हैं उनके बारे में होना चाहिए। लेकिन हमने अतीत में भी देखे हैं कि लोग चारपाई पर लेके जाते हैं, लोग पीठ पर लाद के अपने बुजुर्गों को ले जाते हैं, व्हील चेयर पर ले जाते हैं, अब तक कोई सरकार नहीं जागी। चूंकि इस बार का चुनाव एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व संघर्ष वाला चुनाव है, जिसमें विधानसभा में बहुत कम मतों के अंतर से जीत हार हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में कुछ मतों का प्रतिशत घटाने या बढ़ाने की ये एक मैं तो साजिश कह सकता हूं इसको, मैं ये षड्यंत्र कह सकता हूं इसको, मैं ये टोटका और प्रपंच कह सकता हूं इसको। लेकिन इस हिसाब से चुनाव आयोग की यह कार्रवाई कटघरे में है, अवैध है। चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और नहीं तो चुनाव आयोग अगर वैधानिक जानकार समझें तो इस प्रक्रिया के खिलाफ, अभी तो पहला चरण शुरू हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस पर रोक लगा सकते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया पर अभी तक ना तो संसद की मोहर है, ना इस प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों की सहमति की मोहर है, तो ये ना इस देश का मतदाता ये जानता है। मैं मान लीजिए कि मैं विकलांग हूं, अब मुझे नहीं पता कि जो लोग मेरे घर पे दरवाजे एक मतपत्र लेकर आएंगे, मैं उस मतपत्र की वैधता पर कैसे यकीन करूं, मैं उस कर्मचारी पर कैसे भरोसा करूं, मेरा मत सुरक्षित वहां पहुंच जाएगा स्ट्रांग रूम में, मैं उस पर कैसे उसको सुरक्षित करूं? क्या वो पोस्टल बैलेट की श्रेणी में आएगा? क्या वो घर घर जाकर के ईवीएम के जरिए कलेक्ट करेंगे, वोट डलवाएंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं, और भारत के औसत मतदाता को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग की ये जो कार्रवाई है, मेरी नजर में सवालों के घेरे में है अभिषेक। क्रिकेट में डेरेल हेयर, खिजर हयात और शकूर राणा जैसे अंपायरों के बारे में हमने सुना है कि ऐसे अंपायर हुआ करते थे कि इंग्लैंड टीम का पाकिस्तान दौरा रद्द हो गया था। मुथैया मुरलीधरन की 9 या 12 गेंदों को नो बॉल करार दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब चुनाव आयोग में जो 3 लोग बैठे हुए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, ये लोग, क्या आपको लगता है कि इनकी छवि भी खिजर हयात, शकूर राणा और डेरेल हेयर जैसी बनती जा रही है? क्योंकि निष्पक्षता शब्द मौजूदा समय में व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछे तो मुझे भी नहीं लगता कि ये चुनाव आयोग निष्पक्ष है। ये किसी पार्टी के एक्सटेंडेड ऑफिस की तरह काम करता हुआ दिख रहा है। और इसलिए मुझे दिख रहा है क्योंकि मैंने चुनाव आयोग को देखा है, उस चुनाव आयोग को जिसकी सीधी सीधी जेम्स माइकल लिंगदोह नरेंद्र मोदी कहा करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, और सीधा सीधा चुनाव आयोग को उसकी न्यूट्रलिटी की वजह से, उसकी निष्पक्षता की वजह से अटैक करते थे। टीएम सेशन का जमाना तो सबने देखा है। खैर, तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग को किस प्रकार से आप मान रहे हैं कि क्या करेगा ये चुनाव आयोग आगे चलकर? देखिए, क्योंकि भारत का चुनाव आयोग, जहां तक हम सब की राय है और अब तक हमने जितना 40-45 सालों में देखा है, निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो साख है बड़ी अच्छी अभी तक रही है। और जैसे आपने शुरुआती संबोधन में जिक्र किया था टीएन शेषन जी का, हम लोगों ने कई बार उनसे बात करने का अवसर मिला है, और टीएन शेषन ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को एक आकार दिया था, उसके वजह से भारतीय चुनाव के सिलसिले में आप कह सकते हैं कि स्वर्ण काल था। लेकिन बाद में बीच में कुछ दौर ऐसे आए जब ऐसा लगा कि चुनाव आयोग में बैठे हुए सदस्य वो बहुत ही निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, अपने संवैधानिक दायित्वों को नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए वो, मुझे लगता है कि जिस तरह से शेषन का जो कार्यकाल है स्वर्ण काल के रूप में याद किया जाएगा, हमेशा हरदम याद किया जाएगा, उसी तरह से ऐसे कई बार जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से चुनाव आयोग पर सवाल उठते हैं, ये कलंकित काल मेरी नजर में तो माना जाएगा। आपको याद होगा पिछले दिनों जब ये इस आयोग के एक सदस्य हुआ करते थे, अभी 4-5 साल पहले की बात है, और एक चुनाव आयोग के सदस्य थे, उनकी जो बेटी थी, संभवतः बेटी ही थी, वो लेह में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी, और उन्होंने पाया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा बांट रहे हैं
और उन्होंने जांच कराई तो ये आरोप सच पाया। जब सच पाया तो जिला मजिस्ट्रेट के तौर पे, जिला कलेक्टर के तौर पे उन्होंने खुद एफआईआर दर्ज कराई। और उसके बाद क्या हश्र हुआ हमें सब पता है। वो आयोग में अब नहीं है, वो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी में उनको जाना पड़ा, और वो जो उनकी बेटी थी उनका भी तबादला हुआ, और बाकी काफी सारी वो लंबी अलग कहानी है। लेकिन जो बात है कि वो चुनाव आयोग की बारे में जो मेरा सवाल, सिर्फ मेरा जो कहना है वो सिर्फ इतना सा ही है कि आप कोई भी काम करिए, अच्छा काम अगर कर रहे हैं तो पूरा देश आपको सलाम करेगा। आप दिव्यांगों के लिए, बीमारों के लिए, अस्पताल में भर्ती बीमारों के लिए, आईसीयू वार्ड में बैठे मरीजों के लिए भर्ती मरीजों के लिए करिए। लेकिन ऐसी क्या जल्दबाजी थी? आपने बंगाल चुनाव के बाद जो बीच में इतने महीने बीते, संसद का सत्र चल रहा है, जब भी कोई इतना व्यापक परिवर्तन होता है तो संसद में इस तरह के अनुमोदन क्यों नहीं हुआ कि भाई दिव्यांगों के वोट लेने की प्रक्रिया ये होगी, और इस पर संसद की मोहर क्यों नहीं लगनी चाहिए? इस पे सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुला के जिस तरह से ईवीएम की फंक्शनिंग आप समझाते हैं, वो उन पर क्यों नहीं उसकी मोहर लगनी चाहिए? मुझे थोड़ा सा आपको एक हल्का सा विषयांतर करना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए, कि देखिए भारत जी। में जो इस तरह के जो सवाल हैं आज से नहीं उठ रहे हैं। मुझे अगर याद है तो 1975 में जयप्रकाश नारायण की सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी बनेगी, शरद जी भी आ गए हैं, शरद जी को भी याद होगा, उमा जी को भी याद होगा कि तब 1974-75 में जस्टिस तारकुंडे की समिति एक बनी थी। जी। उसकी सिफारिशों पर आज तक अमल नहीं हुआ। उसमें कई तरह की ऐसी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए का भी जिक्र था कि उनका सुधार कैसे होना चाहिए। फिर इसके बाद मई 1990 में केंद्रीय विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में भी एक ऑल पार्टी कमेटी बनी थी। उसने भी एक सुझाव दिया, लेकिन हम लोगों ने कभी इस दरअसल ऐसी उनको कभी गंभीरता से लिया नहीं। 1994 में जस्टिस कृष्णा अय्यर की हमने अध्यक्षता में देखी थी कि उस कमेटी की अपनी सिफारिशें आई, वो भी हमने देखा कि उसको पे कोई जस्टिस देसाई थे, शायद डी वी देसाई थे 1994 में जब उन्होंने अपनी वो की। इसके बाद इंद्रजीत गुप्त कमेटी बनी थी, वो इंद्रजीत गुप्त कमेटी ने 1999 में भी अपनी सिफारिशें दी थी। तो हम जब चुनाव हो जाता है तो हम भारत के मतदाता एक तरह से उदासीन भी हो जाते हैं, मैं तो कहूंगा लापरवाह हो जाते हैं, और अपनी अपनी सरकारों पर इस तरह से दबाव की स्थितियां नहीं बनाते। चुनाव के ठीक पहले बिना पूरी प्रक्रिया से मतदाताओं को परिचित कराए, बिना पूरी प्रक्रिया से राजनीतिक दलों को परिचित कराए, आप अगर ऐसा कोई काम उठाते हैं जिस पे संशय होता है, तो मुझे लगता है समूचा चुनाव आयोग ही इस मामले में एक कटघरे में है। आखिर जी। चुनाव आयोग की शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए इस देश के लोगों को करना क्या चाहिए? सिविल सोसाइटी को क्या करना होगा जिससे कि डेमोक्रेसी में भी लोगों का विश्वास बहाल हो? क्योंकि सरकारों के बस की ये चीजें दिखती नहीं है। आज एक परंपरा जो शुरू कर दी गई कि चुनाव आयोग को सत्ता का पिछलग्गू खुलेआम बना देने की, वो परंपरा तो जो दूसरे राजनीतिक दल सत्ता में आएंगे वो भी वही करेंगे। इसलिए आपको क्या लगता है कि इसमें होना क्या चाहिए? देखिए, वैसे तो एक हर सभ्य लोकतंत्र में और साक्षर लोकतंत्र में सिविल सोसाइटी की भूमिका उस लोकतंत्र के विकास में और उसे परिपक्वता से संचालित करने में होती है। तो अब सिविल सोसाइटी इस नज़र से तो बहुत ही भारी भरकम रोल अदा कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में अभी सिविल सोसाइटी इस मामले में बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। हमने देखा है कई कई देशों में, कई देशों में तो नहीं, कुछ देशों में सिविल सोसाइटी ने अपने दबाव से, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हुकूमतों को झुकाया भी है। हम 140 करोड़ के मुल्क के लोग ये देख रहे हैं कि हमने अपने लिए जो सिस्टम रचा है, अपने लिए जो सिस्टम बनाया है, अपने लिए जो सिस्टम हमने गढ़ा है, अब उस सिस्टम में अगर छेद हो रहे हैं तो हम उसके प्रति उस सिस्टम को आगाह नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हाथ जैसे एक तरह से बंध गए हैं। तो कई चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि अभी सरकारों पर दबाव डालने के लिए सिविल सोसाइटी की ओर से एक एक बड़ा मूव होने की जरूरत है। ये कब होगा? हम सब देखा जाए तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, और सिविल सोसाइटी की तरफ से पहल होनी चाहिए।
निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि साल दर साल, चुनाव दर चुनाव आयोग, अब सेशन को देखिए गुजरे कितने साल हो गए, हम आज बात कर रहे हैं 1991 से लेके 96 के बीच की बात कर रहे हैं, तो अब उसको भी करीब करीब 26 वर्ष हो गए और सेशन हमारे दिलों से नहीं जा रहे हैं। तो अब सिविल सोसाइटी के तौर पर हमें इतना दबाव तो अपनी हुकूमत पर बनाना पड़ेगा कि वो चुनाव आयोग को जैसी संवैधानिक संस्था को निष्पक्ष होने के लिए पूरा समृद्ध करे और मजबूत करे, और जब भी ऐसा लगे कि उसमें उसके हित कहीं छिपे हुए हैं तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए सिविल सोसाइटी को सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी चाहिए। अब वो तरीका क्या हो, वो मुझे लगता है सोसाइटी की मैं अभी भी कुछ संस्थाएं बहुत अच्छी हैं भारत में जो अक्सर इस ऐसे तरह के मुद्दों को उठाती हैं, हमें उन पे आशा करनी चाहिए और शायद उससे कुछ लाभ भी होगा। जी राजेश बादल जी, आपकी आखिरी टिप्पणी इस मुद्दे पर। देखिए, अफसोस की बात यह है अभिषेक कि जो हमारे सांसद हैं, जो प्रतिपक्षी सांसद भी हैं, वो अब संसदीय विधायी कार्य से उतने परिचित भी नहीं होते, वो उनका जानकार भी नहीं होते कि वो क्या कर सकते हैं। जो जैसे कि मैंने कहा ना कि वो काम रोको प्रस्ताव कर सकते हैं, वो स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, वो कई तरह की और भी संसदीय प्रक्रिया है जिसके तहत वो नोटिस सरकार का और पूरे देश का ध्यान उस पर आकर्षित कर सकते हैं, एक बात। और दूसरी चीज ये है कि ये कोई क्यों नहीं उठा रहा है, प्रतिपक्षी कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कि भाई आपने अगर ये फैसला इस चुनाव में लिया है कि दिव्यांगों के यहाँ या 80+ लोगों के यहाँ वोट लेना है, तो इसका अनुमोदन संसद में करने में कि प्रक्रिया उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो प्रक्रिया तो आप अनुमोदन करा लीजिए। लेकिन दुख है कि कोई भी प्रतिपक्षी दल इस पर सवाल उठा ही नहीं रहा है। हम लोग चर्चा करते हैं, मीडिया के नाते हमें चर्चा करना हमारा फर्ज है, लेकिन राजनेता और प्रतिपक्षी दल कहाँ हैं?